हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अभी इस क्लास में मैं आप लोगों को देयर एज अ डिटरमाइनर टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है बट इसमें कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, आई थिंक यह टॉपिक आप पढ़े होंगे और स्ट्रक्चर को रट करके याद करके आप बनाते होंगे, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऐसी बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। टॉपिक का नाम है देयर एज अ डिटरमाइनर। तो आइए समय का ख्याल रखते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं और डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक को देखेंगे। टॉपिक जो हमारा है दैट इज देयर एज अ डिटरमाइनर, ये हमारा टॉपिक है, देयर एज अ डिटरमाइनर। सबसे पहली बात देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और कोई नया चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक, चाहे छोटा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो, तो पहली आवश्यकता होती है कि उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह मालूम हो। इंट्रोडक्शन का मतलब है परिचय। बोलचाल में अगर हम किसी व्यक्ति के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां कंसेप्ट होता है कि उस व्यक्ति का रियल में परिचय क्या है, ये जानना। ऐसे पठन पाठन की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, तो वहां इंट्रोडक्शन का मतलब आप शायद किसी बुक में पढ़े भी होंगे, भूमिका। रियल में भूमिका में क्या है, उस टॉपिक, उस चैप्टर से रिलेटेड परिचय दिया जाता है। ये सोचने की बात है कि किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं और बहुत सारी बातें कर लेते हैं, आधा एक घंटा बात करते हैं, फिर दोनों अलग अलग अपने अपने जगह चले जाते हैं। और यदि परिचय नहीं मालूम है तो ये सारी बातें फ्रूटफुल साबित नहीं हो पाती है। यदि भविष्य में फिर दोबारा कभी उस व्यक्ति से मिलने की जरूरत होती है, कोई काम पड़ता है और मालूम ही नहीं कि वो जो व्यक्ति जिनसे आपने बात किया उसका नाम क्या है, कहाँ का व्यक्ति है, तो फिर वो आधा एक घंटा समय जो आपने दिया, इसका कोई आगे चलकर कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो पढ़ाई में भी यही बात है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता है कि उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। टॉपिक अभी है देयर एज अ डिटरमाइनर। सबसे पहले इस बात को समझना है, पहला वर्ड लिखा हुआ है देयर और इसके बाद लिखा हुआ है एज अ डिटरमाइनर। यानी अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? देयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और देयर के बारे में जो हमें जानना है इस टॉपिक में, किस रूप में जानना है? देयर एज अ डिटरमाइनर। यहाँ एज का मतलब है के जैसा। ऑन दी अदर हैंड यू कैन से के रूप में। एज का मतलब आप बोल सकते हैं के जैसा या के रूप में या की तरह भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमें जो जानना है देयर के बारे में, देयर का जो हम प्रयोग करेंगे किस रूप में? डिटरमाइनर के रूप में। अब इस बात को मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सेंटेंस बताना जरूरी है अभी मेरे लिए। एक छोटा सा सेंटेंस पहले मैं बताता हूं, तब यह टॉपिक आप और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस मैं लिखता हूं, मोहन वहां है। ध्यान देंगे, सेंटेंस मैंने एक छोटा सा लिखा है, मोहन वहां है। अब जैसे इस वाक्य को अंग्रेजी में बनाना है तो है इज इक्वल टू प्रेजेंट टाइम एंड देयर इज नो वर्क इन द गिवन सेंटेंस। यानी इस वाक्य में है से वर्तमान समय का बोध हो रहा है। दूसरी बात, इस वाक्य में कोई काम नहीं है। इससे साबित हो गया कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और ये वाक्य है नो एक्शन का। यानी
टाइप जो इस वाक्य का है दैट इज नो एक्शन। और जब इतना मालूम हो गया कि नो एक्शन का वाक्य है, तो अंग्रेजी में जब इसको बनाएंगे तो एक चीज मालूम हो गया कि अंग्रेजी में जब इसको बनाएंगे तो वर्ब के स्थान पर एम, इज, आर में से किसी का प्रयोग करना है। एक चीज क्लियर हो गया। अब इस वाक्य का हम लोग सिंटैक्स करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब देखते हैं कि क्या है। इस वाक्य में मोहन मेन वर्ड है, मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। दैट्स व्हाई यू कैन से मोहन इज इक्वल टू सब्जेक्ट, है इज इक्वल टू होना, है डिनोट्स टू बी, दैट्स व्हाई यू कैन से है इज इक्वल टू वर्ब। यानी इस वाक्य में मुख्य रूप से मोहन की चर्चा हो रही है, इसलिए ये सब्जेक्ट है से होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये है क्या हो गया, वर्ब। और एक चीज इसमें छूटा है बेटा, वहां। अब इसके बारे में जानना है कि ये क्या है। तो ये वहां जो वर्ड है ये वर्ब को क्वालिफाई करने आया है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो इस वाक्य में मालूम हो गया मोहन सब्जेक्ट, वहां एडवर्ब है वर्ब। अंग्रेजी में इसको बनाना है, पहले सब्जेक्ट के जगह यहां हम लिख देंगे मोहन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना है, एम, इज, आर में से वर्ब यूज करना है। तो मोहन जो सब्जेक्ट है दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके अनुसार एम, इज, आर में से यहाँ इज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाना है। बट हिंदी में जो वाक्य दिया है इस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। तो इससे क्लियर हो गया कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट जब हिंदी में नहीं तो अंग्रेजी में भी नहीं आएगा। अब देखेंगे हिंदी के वाक्य में और कोई चीज छूटा हुआ है या पूरा हो गया। तो एक चीज छूट रहा है वहां, और ये क्या चीज है, एडवर्ब। तो अब वर्ब के बाद हमें यहाँ लाना है एडवर्ब। अब एडवर्ब जो लाना है बेटा, वहां का अंग्रेजी लिखना है, तो वहां के लिए अंग्रेजी THERE देयर हमने लिख दिया। अब यह वाक्य बन गया मोहन इज देयर, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आर्टिकल की बात मैं बताया हूं आप लोगों को पिछले क्लास में कि कोई भी वाक्य जब हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे, वाक्य जब पूरा बन जाएगा तो अंत में वाक्य पढ़ के देखेंगे वाक्य में कोई नाउन है या नहीं है। अगर नाउन रहेगा तो देख लेंगे कि इस नाउन को आर्टिकल की आवश्यकता है या नहीं। और आर्टिकल के लिए मैं कंसेप्ट पिछले क्लास में बता चुका हूं, एक बार नहीं कई बार बताया हूं कि जब वाक्य में नाउन मिलेगा सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल, ऐसा नाउन होगा तो वहां आर्टिकल का यूज करेंगे। इस वाक्य में मोहन बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन, मोहन नाउन क्लियर हो गया। अब देखना है इसको आर्टिकल चाहिए या नहीं। तो आर्टिकल के लिए नाउन सिंगुलर चाहिए पहले। मोहन एक आदमी है, सिंगुलर तो मिल गया। अब देखेंगे ये कॉमन है या नहीं। तो मोहन बराबर खास आदमी, पार्टिकुलर पर्सन, और पार्टिकुलर को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो ये मोहन जो नाउन है ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नहीं मिला। इससे क्लियर हो गया कि इसको आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। देखिए टॉपिक मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ देयर एज अ डिटरमाइनर, लेकिन मुझे इसका पहले इंट्रोडक्शन सही ढंग से देना है, तो इसलिए इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिया हूँ, इसलिए कि इस एग्जाम्पल को समझने के बाद जब इस पर आएंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपके अंदर डाउट नहीं रहेगा। मोहन इज देयर यह वाक्य बन चुका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह वाक्य कंप्लीट हो चुका है। मोहन इज देयर यह वाक्य बन गया। अब देखिए गौर से, मोहन इज देयर ये वाक्य जो बन गया, तो इसमें अभी जो हमने वर्ड यूज किया देयर, THERE, अब अभी मैंने बता दिया कि देयर शब्द जो मैंने यूज किया, ये देयर शब्द इस वाक्य में क्या है, एडवर्ब। होता क्या है बेटा, ज्यादातर बच्चों को मैंने जो देखा है, कोई भी चीज बच्चा अगर पढ़ता है और एक बार अगर पढ़ लिया तो उसको रट लेता है, बच्चा याद कर लेता है कि ये चीज अब कभी भी आएगा तो समझ जाना है एडवर्ब। जैसे मैंने इस वाक्य में भी क्या बताया, मोहन इज देयर, इस वाक्य में मैंने क्या बताया कि देयर शब्द क्या है, एडवर्ब। अब बच्चा इसको रट लेगा और कभी भी जिंदगी में उसके सामने ये वर्ड आएगा तो एडवर्ब समझेगा, तो यही उसकी भूल होगी। ऐसी भूल आप लोग न करें। मैं इस चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं
तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेरी बातों को ध्यान से सुने और इस चीज को क्लियर कर ले। मोहन वहां है, इसका अंग्रेजी जो मैंने लिखा मोहन इज देयर, इसमें जो देयर वर्ड आया ये एडवर्ब है इस वाक्य में। बट अब टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक अभी शुरू करना है इस क्लास में, इस वीडियो में जो मुझे बताना है, देयर एज अ डिटरमाइनर। मैं अब इसको मिटाता हूं। मोहन इज देयर में यहां देयर शब्द क्या आया? एडवर्ब। लेकिन अब आपको सीखना है इसी देयर का प्रयोग करना है सेंटेंस में, लेकिन वहां सेंटेंस में ये देयर शब्द जो मैंने अभी एडवर्ब के रूप में यूज करके बताया, एडवर्ब के रूप में न आकर के यही देयर शब्द किस रूप में आएगा? डिटरमाइनर के रूप में आएगा। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर अगर बैठे हैं तो पहले इस चीज को नोट कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, लिखा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। जब किसी हिंदी के वाक्य में, जब किसी हिंदी के वाक्य में, जब किसी हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट, जब किसी हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली वर्ब के नजदीक रहता है। ध्यान से सुनेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। जब किसी हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली का स्पेलिंग नोट कर लेना, OBJECTIVELY। जब किसी हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली वर्ब के नजदीक रहता है तो अंग्रेजी में उसे देयर शब्द से डिटरमाइन किया जाता है। अंग्रेजी में उसे देयर शब्द से डिटरमाइन किया जाता है। और देयर जो यहाँ लिखे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में, जैसा मैं बोर्ड पे यहाँ लिखा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में देयर को बंद कर देंगे, ठीक है। अंग्रेजी में उसे देयर शब्द से डिटरमाइन किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई वाक्य अगर हिंदी में दिया है और उस वाक्य में जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिवली वर्ब के नजदीक, वर्ब के पास है, तो जब उसको अंग्रेजी में बनाएंगे तो याद रखना है, अंग्रेजी में जब उस वाक्य को बनाएंगे बेटा, तो अंग्रेजी में देयर से उसको हम डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन शब्द से ही बना है डिटरमाइनर। डिटरमाइन का मतलब है निर्दिष्ट करना, सूचित करना, इंगित करना, और डिटरमाइन से बना डिटरमाइनर। कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स डिटरमाइन एंड डिटरमाइनर? Simply you can say, well, the word determine is equal to verb and determiner is equal to noun. Determine मतलब सूचित करना, निर्दिष्ट करना, और determiner मतलब हो गया सूचक, यानी सूचित करने वाला जो है वो। क्लियर? तो अब यहाँ इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक ऐसा सेंटेंस बताने जा रहा हूं बेटा, आई थिंक आप जरूर पढ़े होंगे, जरूर बनाए होंगे ऐसा सेंटेंस। मैं अभी पहले हिंदी लिखूंगा, फिर उसको मैं अंग्रेजी में चेंज करूंगा, ट्रांसलेट करूंगा, और मुझे विश्वास है कि जो सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूं, मैं जैसे ही हिंदी लिखूंगा आप सबों के दिमाग में तुरंत उसका अंग्रेजी क्या होगा, यानी उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं, आई थिंक ध्यान से सुनोगे तो आपको ऐसा जरूर महसूस होगा कि इस वाक्य को कई बार बनाया मैंने, लेकिन जो चीज ठाकुर सर ने अभी इस वाक्य में दिखाया आज तक दिखाई नहीं दिया था। अब पता नहीं इस बात में सच्चाई कितनी है। चलिए आइए देखते हैं। कहा गया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए काम करते हैं। एक सेंटेंस मैं छोटा सा लिखता हूं। एक राजा था, छोटा सा सेंटेंस मैंने लिखा।
आई थिंक मैंने सेंटेंस लिखा तुरंत इसका अंग्रेजी क्या होगा आपके दिमाग में आ गया होगा। मैं नहीं जानता आप सबों के बारे में, जो भी लोग इस क्लास को कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप इस क्लास से पहले और कहां कहां पढ़े हैं, कितने टीचर्स के यहाँ अंग्रेजी का क्लास किए हैं, यह बात मैं नहीं जानता हूं। लेकिन आप सब लोग बेटा अपने बारे में जानते हैं कि ठाकुर सर से पहले आप कितने लोगों के पास क्लास किए हैं, थोड़ा या बहुत, कहां कहां पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अपने बारे में पता है। अब ध्यान दीजिए, इस वाक्य को आपको यदि मैं कहूंगा कि इसको बनाकर दिखाओ अंग्रेजी में, तो आप इस वाक्य को बनाओगे, क्या करोगे, कैसे बनाओगे, क्या सोचोगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि आप इस वाक्य को बनाने के समय इसको जब बनाओगे तो अपना दिमाग आप कितना अप्लाई करोगे, आपको इस वाक्य में क्या क्या दिख रहा है, आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कितना कर रहे हो, कितना सीख रहे हो। लेकिन मैं इस वाक्य को बनाऊंगा, मैं अपना दिमाग इस पे कितना लगाऊंगा, मुझे इस छोटे से वाक्य में कितना नॉलेज मुझे मिला है, मिल रहा है, मुझे कितना दिख रहा है, इस बात को आप भी देखने की कोशिश करो। अगर आपको लग जाए कि नहीं, इस वाक्य को तो मैंने भी बनाया, लेकिन आज ठाकुर सर के साथ जो मुझे अनुभव हुआ, जो देखने को मिला, इतना नहीं दिखाई दिया था, ठाकुर सर ने कुछ ज्यादा दिखाया, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो फॉलो करना इस चीज को, ठीक है। और कमेंट करके बताना अगर आपको लगे कि समथिंग डिफरेंट। ठाकुर इंग्लिश की चर्चा जो है हर जगह होती है, इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह मेरे क्लास के बच्चे बोलते हैं, दूसरों को बताते हैं, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जो बच्चे क्लास मेरा किए हैं या कर रहे हैं वो इस चीज को महसूस करते हैं, ठीक है। एक राजा था। मैं आप सबों को एक बार नहीं कई बार बताया हूं, बार बार मैं बताता हूं कि कोई भी वाक्य एक भाषा में दिया हुआ है, दूसरी भाषा में उसको ट्रांसलेट करना है, चेंज करना है, देन व्हाट शुड बी प्रॉपर वे, सही तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से वाक्य बनाना चाहिए, यह बात मैं आप लोगों को बताया हूं। पहला काम कि जो वाक्य दिया है उसको समझो, फिर उसके बाद उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करो। अब सोचो, जो वाक्य दिया है ये आप खुद समझ नहीं रहे हो, अंग्रेजी में बना ली, जैसे हिंदी दिया है, हिंदी में कौन वर्ड क्या है, क्यों आया, यह आपको पता ही नहीं है, और आपने इसको अंग्रेजी में बना दिया, और बनाने के बाद यह सही भी हो गया, तुरंत आप क्या समझते हो कि मुझे इसका नॉलेज है। सही कर लेना बहादुरी नहीं है, कभी कभी अंदाज से भी लोग कुछ करते हैं और सही हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नॉलेजेबल पर्सन है। नॉलेज अलग चीज है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। जैसे देखो, मैं इस वाक्य को बनाता हूं, मैं अपना दिमाग कितना लगाऊंगा, कैसे अप्लाई करूंगा, इस चीज को सीखने की कोशिश करो। अगर आप भी ऐसा करते हो दैट्स गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं ठाकुर सर कुछ विशेष बताए हैं, तो कल से फॉलो करना इस चीज को। एक राजा था। सबसे पहले इस वाक्य में देखेंगे टेंस, चूंकि टेंस देख लेंगे तो वर्ब के बारे में मालूम हो जाएगा। अंग्रेजी में ऑक्सिलियरी वर्ब लाना है, मेन वर्ब लाना है, या दोनों लाना है, वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सारी बातों की जानकारी हमें मिल जाएगी टेंस से। टेंस देखने से सिर्फ वर्ब का ज्ञान होता है, वर्ब की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो देखिए, एक राजा था, इस वाक्य में अंत में लिखा हुआ है था इज इक्वल टू पास्ट टाइम। था से भूतकाल का बोध हो रहा है, पास्ट टाइम का बोध हो रहा है। इससे क्लियर हो गया कि यह वाक्य पास्ट टेंस का है। अब पास्ट टेंस कितने हैं? 4 है, तो 4 में से ये कौन है ये जानना है, तो पास्ट टेंस 4 में से एक डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए वाक्य को थोड़ा सा और समझेंगे। एक राजा था, इस वाक्य में कोई काम है या नहीं? तो यहाँ देख रहे हैं इस वाक्य में कोई काम नहीं है। काम नहीं है, इससे क्लियर हो गया कि ये नो एक्शन का वाक्य है और पास्ट टाइम है। तो पास्ट टाइम में नो एक्शन का मतलब है सिंपल पास्ट टेंस। एक चीज क्लियर हो गया, ये सिंपल पास्ट टेंस का नो एक्शन का वाक्य है। इसका मतलब है कि इसमें वाज या वेयर को लाना पड़ेगा वर्ब के जगह। अब दूसरा काम देखिए, इस वाक्य में सिंटेक्स करेंगे, इसको पढ़ के देखेंगे इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या क्या चीज दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे,
इस वाक्य में मुख्य रूप से चर्चा हो रही राजा की, तो राजा हो गया सब्जेक्ट। और था बराबर होना, वर्तमान में जब होने का बोध कराते हैं हिंदी भाषा में हम है, हो, हूं यूज करते हैं, और अंग्रेजी में जब होने का बोध कराते हैं तो कहीं था आता है, कभी थी लाते हैं, कभी थे लाते हैं। ठीक है, तो था बराबर होना ये हो गया वर्ब, और राजा से पहले है एक, और एक जो है ये राजा की संख्या बता रहा है, राजा को क्वालिफाई कर रहा है। तो ध्यान देना बेटा, इस वाक्य में राजा जो शब्द है ये अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, अकॉर्डिंग टू फंक्शन सब्जेक्ट है, लेकिन यही राजा वर्ड अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के अनुसार ये जो राजा शब्द है ये शब्द है नाउन, और ये जो शब्द है इस नाउन की विशेषता बताने आया है। तो आपको मैं बताया हूं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो एक जो शब्द है ये यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। इस वाक्य में मालूम हो गया क्या क्या चीज दिया हुआ है। अब अंग्रेजी में इसको बनाते हैं, गौर से देखिए। अंग्रेजी में आप लोग पढ़े हैं, अंग्रेजी ग्रामर का जो जनरल कंसेप्ट है दैट इज एस प्लस वी प्लस ओ, यानी अंग्रेजी में जब हम किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस रूल के अनुसार वाक्य हम बनाते हैं। चलिए, सब्जेक्ट के जगह राजा है, राजा का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे किंग। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना है, वर्ब हमारे पास है वाज और वेयर। तो इसका फैसला कैसे होगा, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार। अब राजा जो सब्जेक्ट है ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग लाते हैं वाज, इसलिए यहाँ पे वर्ब के जगह पे हम वाज लिख देंगे। अब सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। अब गौर से देखिए, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो जब हिंदी में नहीं है तो अंग्रेजी में भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब बचा हुआ है एक, तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं हमेशा बताते रहता हूं। अगर आप आज से पहले अगर यह बात नहीं सुने हैं, अभी सुनकर समझ जाइए। कोई भी वाक्य जब हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे और हिंदी वाले वाक्य में एक दिया रहेगा तो उस पर दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मैं बताया हूं, मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश किया हूं कि कोई भी वाक्य जब हिंदी से इंग्लिश में पूरा बन जाएगा तो अंत में चेक करना कि आर्टिकल आएगा या नहीं, आर्टिकल की जरूरत है या नहीं। और जब आर्टिकल की बात हम करते हैं तो वहां क्या खोजते हैं, वाक्य में नाउन है कि नहीं, और नाउन में क्या खोजते हैं, सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल। आर्टिकल का जब काम करते हैं तो ऑलरेडी इसका काम हो जाता है, इसलिए एक के बारे में दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इसके अलावे तो वाक्य में कुछ छूटा हुआ नहीं, यानी पूरा वाक्य बन चुका है। इसका मतलब है अब वाक्य में अंतिम काम बचा है, आर्टिकल के लिए विचार करना बाकी है। तो अब आइए इस वाक्य में देखिए नाउन है कि नहीं। अगर नाउन होगा तो देखना होगा सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन है कि नहीं। ऐसा नाउन होगा तो आर्टिकल लगा देंगे। अब यहाँ देखिए राजा जो नाउन है, ये राजा एक है इसलिए सिंगुलर है। राजा से एक जाति का बोध होता है इसलिए कॉमन भी है। राजा को हम गिनते हैं इसलिए काउंटेबल भी है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि राजा जो है सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन है। दिस मीन्स इस नाउन को आर्टिकल चाहिए। तो अब हम किंग के पहले यहाँ आर्टिकल लगा देंगे। आर्टिकल आ गया, हमने इस वाक्य को बना दिया बेटा, ए किंग वाज, सेंटेंस बना दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह वाक्य हो गया गलत। अभी यह वाक्य सही नहीं है, गलत है। आप लोग स्ट्रक्चर रट के बना लेते हो। आप लोगों को हो सकता है हंसी आ रही होगी कि इतना देर से ठाकुर सर समझा रहे हैं फिर भी गलत बनाए। हम लोग तो 20 सेकंड में इसको सही बना देते हैं। कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ध्यान दीजिए, वाक्य बना दिया लेकिन ये फाइनली गलत हो गया। तो अब गलत क्यों हुआ है उस चीज पर रिसर्च करना है, उस पर दिमाग लगाना है। देखिए, अभी अभी मैं नियम लिखाया हूं आप लोगों को, उस नियम को यहाँ अप्लाई करके देखिए। इस वाक्य में हिंदी में ध्यान देना है, हिंदी में वाक्य दिया है एक राजा था। अब इस वाक्य में गौर से देखिए, राजा सब्जेक्ट है
और ये कहाँ है? वर्ब के नजदीक में। मैंने रूल में क्या लिखाया कि जब किसी हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ रहेगा? वर्ब के नजदीक। और उसमें एक और बात लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिवली वर्ब के नजदीक। ऑब्जेक्टिवली का मतलब यही है बेटा कि उस सब्जेक्ट का कोई न कोई ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से होगा, चाहे वह ऑब्जेक्ट वाक्य में दिया हो या न दिया हो, लिखा हुआ हो या न लिखा हो, लेकिन वाक्य पढ़ते ही पता चलेगा कि उस सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। जैसे कोई कह रहा है एक राजा था, एक राजा था, इसका मतलब कहाँ? किसी न किसी जगह पे। उस जगह की चर्चा यहाँ नहीं की गई, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वाक्य सुनने से ही लग गया एक राजा था। डेट मीन्स किसी न किसी जगह पे था, बिहार में, पटना में, भारत में, अमेरिका में, किसी न किसी जगह पे था। तो वो जगह वाक्य में दिया हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रहे या न रहे, लेकिन सेंस ऐसा निकलेगा कि उसका कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा। ऑब्जेक्टिवली का यही सेंस हुआ कि उस सब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट अवश्य होगा। तो जब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली वर्ब के नजदीक रहता है तो मैंने नियम क्या लिखाया कि उसे हम देयर शब्द से डिटरमाइन करते हैं, सूचित करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं। तो यह रूल, यह कंसेप्ट जिसको मालूम होगा वह बच्चा समझ जाएगा कि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट राजा है ये वर्ब के नजदीक है, ऑब्जेक्टिवली वर्ब के नजदीक है। इसका मतलब है कि अंग्रेजी ग्रामर का जो जनरल रूल है S + V + O, इसी आधार पर ज्यादातर वाक्य इसी रूल से बनाते हैं अंग्रेजी में। यानी पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होगा ऑब्जेक्टिवली, तो वहां देयर शब्द से उसको डिटरमाइन करेंगे। और जब देयर शब्द से डिटरमाइन करना पड़ेगा तो याद रखना ये रूल काम नहीं करेगा। इस स्थिति में इसका अलग कंसेप्ट होगा। अब अलग कंसेप्ट इसका क्या होगा, इस बात को जानिए। जब इस तरह की स्थिति आएगी, देयर से डिटरमाइन करना होगा, तो याद ये रखना है कि वाक्य में सबसे पहले डिटरमाइनर का यूज होगा, डिटरमाइनर के बाद वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आएगा। याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर हिंदी में दिया है तो आएगा, नहीं दिया है तो नहीं आएगा। क्लियर? अब चलिए इसको बनाते हैं। इस एक राजा था इस वाक्य को बनाते हैं। पहले डिटरमाइनर चाहिए, तो मैंने अभी नियम में लिखा दिया है कि डिटरमाइन किससे करना है? देयर से। तो सबसे पहले डिटरमाइनर की जगह पे यहाँ प्रयोग करेंगे देयर का। इसके बाद वर्ब लाना है, वर्ब के जगह पे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लाएंगे। सब्जेक्ट पहले से मालूम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब यहाँ आ गया वाज। अब हमें लाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह यहाँ लिख देंगे किंग, देयर वाज किंग। वाक्य बन गया। हिंदी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो अंग्रेजी में भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब यहीं पे फुल स्टॉप दे देंगे। अब वाक्य में आर्टिकल का काम करना है, देखना है सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है या नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि राजा जो नाउन है ये सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है, इसे आर्टिकल चाहिए, इसलिए यहाँ हम किंग के पहले आर्टिकल लगा देंगे। वाक्य बन गया देयर वाज अ किंग। अब यह वाक्य कंप्लीट हो गया, ये सही है। बेटा मैं आप सबों को एक चीज कहना चाहूंगा। कहा गया मेनी मेन मेनी माइंड्स, जितने सिर उतने विचार। हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, सबका अपना तरीका है। एवरीवन हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। हर व्यक्ति का अपना काम करने का अलग अंदाज होता है। कोई चीज किसी को अच्छा लगता है, वही चीज किसी को दूसरे को खराब भी लगता है। मैं यह नहीं जानता कि मैं जो बता रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप कितना समझ पा रहे हैं, वो तो आप बताओगे तब मुझे पता चलेगा। आप कमेंट करके या चैट के ऑप्शन में बताओगे तो मुझे जानकारी मिलेगी कि किस बच्चे को कैसा लगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं कोशिश करता हूं कि जो भी बच्चे मेरा क्लास करने आते हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास करे या ऑफलाइन क्लास करे,
मैं कोशिश करता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चा सीख करके जाए। और मुझे इस बात के लिए गर्व है, अपने आप पर इस बात के लिए गर्व है कि मैं सिखाने का काम किया हूं। 15,000 से ज्यादा बच्चे नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में, हर लेवल में हैं, क्लर्क लेवल हो या ऑफिसर ग्रेड ग्रेजुएट लेवल का जॉब हो। 15,000 से ज्यादा बच्चे जॉब में हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी समथिंग डिफरेंट मिला है, कुछ खास मिला है, इसी का परिणाम है। मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी बच्चा अगर आता है मेरे पास तो वो सीखे, उसको कुछ विशेष मिले। पढ़ाई तो आप अपने घर में भी करते हो, फिर टीचर की जरूरत क्यों है? टीचर की जरूरत इसीलिए है कि जो काम आप 4 घंटे में नहीं कर पाते हो, अगर एक अच्छे टीचर के पास जाते हो तो वो काम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा के अंदर हो जाता है। और जिंदगी में दोबारा कभी उस चीज के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये अफसोस की बात है, दुर्भाग्य है आज की जो स्थिति है। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खुद का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, खुद किसी चीज पर दिमाग उतना नहीं लगाए हैं, लेकिन दूसरे को पढ़ा रहे हैं। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो सिखाने की मैं कोशिश करता हूं, आप सीखने की कोशिश करो। कुछ विशेष ज्ञान जरूर मिलेगा आपको। मैंने इस वाक्य को बता दिया, देयर वाज अ किंग। आप इसको बनाओगे तो कितना दिमाग लगाओगे, कितना सीखोगे, मैंने बताया, कितना सीख सकते हो, ये डिसाइड आप ही को करना है। अब थोड़ा सा इसी वाक्य में और समझाता हूं मैं। अभी मैंने लिखा है सेंटेंस हिंदी में, एक राजा था। इस वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सपोज यहाँ जो वाक्य है हिंदी में, एक राजा था, अगर इसी में दिया रहता, यहाँ पे अगर यहाँ लिखा रहता पटना में एक राजा था, अगर यहाँ दिया रहता पटना में एक राजा था, तो अब ध्यान दीजिए, पटना में एक राजा था जो ये वाक्य अगर दिया है तो इसमें राजा सब्जेक्ट था, वर्ब हो गया। और इससे पहले यहाँ जो पटना वर्ड है, ये पटना क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया का फल इस पे पड़ रहा है, पटना हो गया ऑब्जेक्ट। और ये में जो शब्द है, ये में हो गया क्या चीज? प्रीपोजिशन। अब ध्यान देंगे, जब हिंदी के वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पटना, तो अंग्रेजी में जब यहाँ बनाएंगे तो ये देयर वाज अ किंग तो लिखे हैं, लेकिन जब देयर वाज अ किंग लिखे हैं, जब हिंदी के वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया होगा तो अंग्रेजी में भी किंग के आगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल देंगे। पटना दिया है तो इसके लिए हम यहाँ लिख देंगे पटना, देयर वाज अ किंग, पटना आ गया। अब पटना से संबंध बताने प्रीपोजिशन आया है में, तो यहाँ पटना से पहले अंग्रेजी में भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन यहाँ आ गया, इन, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देयर वाज अ किंग इन पटना। कहने का मतलब है बेटा, यह चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रहेगा तो लाएंगे, नहीं रहेगा नहीं लाएंगे। आई थिंक इतना समझ में आया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर? अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल्स और डिस्कस करते हैं, और मेरा विश्वास है कि इतना के बाद कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल्स और डिस्कस करते हैं। जैसे सेंटेंस है, उस सड़क पर 2 घोड़े हैं। जैसे एक सेंटेंस है, उस सड़क पर 2 घोड़े हैं। अब इसको अंग्रेजी में बनाना है। चलिए पहले टेंस देखते हैं। हैं का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। तो हैं बराबर प्रेजेंट, और इस वाक्य में भी कोई काम नहीं है, तो वाक्य में प्रेजेंट टाइम है और नो एक्शन है। प्रेजेंट टाइम में नो एक्शन से क्लियर हो गया कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट का नो एक्शन का वाक्य है। इसमें एम, इज, आर में से वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार सेलेक्ट करेंगे वर्ब। अब अंग्रेजी में बनाने से पहले हिंदी में सिंटेक्स करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब देखेंगे। कोई बोल रहा है उस सड़क पर 2 घोड़े हैं,
इस वाक्य में मुख्य रूप से चर्चा घोड़े की हो रही है। दैट्स व्हाई वी कैन से घोड़े इज इक्वल टू सब्जेक्ट एंड है बराबर होना, ये हो गया वर्ब। और घोड़े हैं कहाँ हैं? सड़क पे। तो क्रिया का फल इस पे पड़ा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तीन चीज हमें पता चल गया। बेटा पहले इतना अंग्रेजी में बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे वाक्य में और क्या क्या चीज छुटा हुआ है। ठीक है, एक चीज अब यहाँ ध्यान दीजिए, उस सड़क पर दो घोड़े हैं। इस वाक्य में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली वर्ब के नजदीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑब्जेक्ट भी वाक्य में दिया हुआ है। पिछला जो वाक्य था एक राजा था, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। और ऑब्जेक्टिवली यहाँ सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक है। अंग्रेजी में इसको जब बनाएंगे तो देर से डिटरमाइन करना होगा। अंग्रेजी में पहले डिटरमाइनर आएगा, उसके बाद वर्ब लाएंगे, और वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है। देखिए यहाँ डिटरमाइनर के जगह पे हम पहले यहाँ लाएंगे देयर। अब देयर के बाद वर्ब लाना है, एम इज आर, तीन में से एक लाना है। तो इसका फैसला कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट गिवन इन हिंदी। सब्जेक्ट यहाँ घोड़े है, घोड़े एक से ज्यादा है, इसलिए ये प्लूरल हो गया। और घोड़े के बारे में बात हो रही है, दैट्स व्हाई वी कैन से घोड़े इज इक्वल टू थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो वर्ब एम इज आर में से यहाँ आर का प्रयोग करेंगे। वर्ब के बाद सब्जेक्ट जो लिखना है घोड़े के लिए अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे हॉर्सेज। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लाना है, और ऑब्जेक्ट के जगह पे ध्यान देंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ सड़क है, सड़क के लिए यहाँ लिखेंगे रोड। गौर से देखिए बेटा, डिटरमाइनर वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इतना आ चुका है। अब हिंदी में जो वाक्य दिया है, इस वाक्य को पढ़ के देखना है कि और क्या क्या चीज बाकी बचा हुआ है। अब बाकी जो बचा है उस पे ध्यान देंगे। तो देखिए घोड़े से पहले है दो, घोड़े जानवर है, नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, और इस नाउन को ये क्वालिफाई करने आया है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो जब हिंदी में घोड़े की विशेषता बताने एडजेक्टिव आया, तो अंग्रेजी में भी एडजेक्टिव चाहिए। हॉर्सेज के पहले यहाँ एडजेक्टिव लाएंगे। एडजेक्टिव यहाँ दो के लिए लिख देंगे टू। अब सेंटेंस बन गया देयर आर टू हॉर्सेज रोड। अब देखिए गौर से, सड़क के पहले है उस, कोई कह रहा है उस सड़क पर दो घोड़े हैं। तो उस जो वर्ड है सड़क की ओर इशारा कर रहा है, सूचित कर रहा है सड़क को, तो ये हो गया डिटरमाइनर। तो रोड से पहले यहाँ डिटरमाइनर लाएंगे। अब डिटरमाइनर देखिए ये सूचित कर रहा है सड़क को, सड़क एक है यानी सिंगुलर है, और उस सड़क कहने से दूर का बोध हो रहा है। तो सिंगुलर में डिटरमाइनर दिस और डैट में से नजदीक के लिए दिस आता है और दूर के लिए डैट आता है। तो यहाँ दूर है, इसीलिए रोड से पहले डिटरमाइनर आएगा डैट। क्लियर? अब गौर से देखिए एक चीज इस वाक्य में और छुटा हुआ है, पर। ये पर जो है ये है प्रीपोजिशन। ये पर सड़क से संबंध बताने के लिए आया है, तो डैट रोड से पहले यहाँ प्रीपोजिशन लगा देंगे। प्रीपोजिशन आ गया ऑन। अब बेटा हिंदी में जो वाक्य जितना दिया हुआ है उतना अंग्रेजी में बन गया, देयर आर टू हॉर्सेज ऑन दैट रोड। पूरा वाक्य बन गया। तो पूरा वाक्य जैसे ही हिंदी से अंग्रेजी में बन गया, याद रखना यस नाउन, यस आर्टिकल, नो नाउन, नो आर्टिकल। कोई भी वाक्य जब हिंदी से अंग्रेजी में पूरा बन जाए तो वाक्य पढ़ के देखो उसमें नाउन है कि नहीं। अगर नाउन नहीं है तो समझो लफड़ा खत्म। यदि वाक्य में नाउन है तो उस पर विचार करो कि इस नाउन को आर्टिकल चाहिए या नहीं, और उसके लिए रूल याद रखना, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन मिलेगा, समझ जाना कि आर्टिकल की जरूरत है। तो चलिए अब आप लोग देखिए यहाँ इस वाक्य में पहले पता करना है नाउन है कि नहीं। तो यहाँ नाउन दो है, पहला नाउन है सड़क और दूसरा नाउन है घोड़े। और आर्टिकल के लिए नाउन हमको खोजना है सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन। गौर से देखिए बेटा, इस वाक्य में घोड़े को पहले देख लीजिए, घोड़े एक नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है दो। एक का मतलब सिंगुलर है, ये तो दो है यानी सिंगुलर नहीं मिला। इससे क्लियर है कि इस नाउन को आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा नाउन सड़क,
अब सड़क पर दिमाग लगाते हैं। सड़क यहाँ एक है, ये सिंगुलर है। सड़क मतलब एक जाति का बोध हो रहा है, ये कॉमन भी है। सड़क को हम गिनते हैं, इसलिए ये काउंटेबल भी है। तो सड़क जो नाउन है ये सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है। तो अब यहाँ आर्टिकल चाहिए। तो आर्टिकल चाहिए तो अब रोड के पहले आर्टिकल यहाँ हम ए लगा देंगे। लेकिन सावधान, जैसे ही यहाँ आर्टिकल लगाओगे तो ये वाक्य फिर गलत हो जाएगा। तो गलत क्यों होगा, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं पिछले क्लास में भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूं, बार बार बताऊंगा। बस मैं एक ही बात चाहता हूं कि आप लोग सीखो। और जब कभी कोई आदमी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो कहा गया ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो आपके अंदर इतना पावर होना चाहिए कि कोई अगर आपसे कुछ पूछता है, इतना बढ़िया से उसको समझाइए कि उसको भी लगे कि हाँ किसी अच्छे गुरु का ये चेला है, किसी अच्छे टीचर से पढ़ के आया है। बस मेरी यही कमाई है। आप जो पैसा देते हो वो रियल फी मेरा नहीं है। मेरा रियल फी है जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ, जो नॉलेज दे रहा हूँ, उस चीज को अगर ले लेते हो और उसका यूज करते हो अपने लाइफ में और वहां तुमको सम्मान मिलता है, डेट इज माई फी। मेरा ये मकसद है। टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये पेशा नहीं है, नशा है मेरे लिए, शौक है ये मेरे लिए। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। रोड के पहले अगर आर्टिकल लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। इसका कंसेप्ट पिछले क्लास में भी मैं बताया था, फिर मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखना है। डी मतलब समझ जाओ, डिटरमाइनर। डी मतलब क्या समझेंगे आप लोग, डिटरमाइनर। और इसको मजाकिया अंदाज में मैं बताता हूं ताकि हंसते खेलते बच्चे समझ जाए। डी मतलब डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर बराबर याद रखना बेटा भदवा। डिटरमाइनर बराबर याद रखना है भदवा। और अभी मैंने यहां लिखा सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन होगा तो वहां पर प्रयोग करना है किसका, आर्टिकल का। सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन को क्या देना है, आर्टिकल। अब आर्टिकल माने समझ जाइए, पहले भी मैं बताया हूं, अगर आप वो क्लास नहीं किए हो कोई बात नहीं है, फिर से समझो। सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन होगा तो उसको आर्टिकल देना है, दैट मीन्स उसको भोजन देना है, खाना खिलाना है, ठीक है। और आर्टिकल जो है ए एंड द, इसको समझ लीजिए कि ये क्या चीज है, भोजन, खाना है, किसका, नाउन का। लेकिन नाउन को भूख होगी तो खाना देंगे, नहीं होगी नहीं देंगे। भूख है कैसे समझेंगे, अगर नाउन सिंगुलर कॉमन काउंटेबल होगा तो समझ जाएंगे इसको भूख है, खाना चाहिए। तो मैंने अभी यहां लिखा डिटरमाइनर बराबर भदवा, यानी किसी भी जगह डिटरमाइनर दिख रहा है तो समझ जाना कि भदवा है ये। लेकिन अभी जो यहाँ रोड है, नाउन, रोड क्या है, नाउन, और इस नाउन के पहले डैट लगा हुआ है। डैट क्या है, डिटरमाइनर। तो आप इतना तो शायद समझ गए होंगे कि इस नाउन के पहले भदवा है। तो अब इसको मैं मजाकिया अंदाज में प्रायः मैं बोलता हूं ताकि हंसते खेलते बच्चे समझ जाए। अब मैं यहाँ लिखता हूं फिर से, नाउन कोई वाक्य में अगर आएगा और उस नाउन के बगल में, नाउन के जस्ट बगल में, उसके ठीक पहले अगर कोई डिटरमाइनर लग गया, ध्यान से सुनेंगे, नाउन के जस्ट पहले अगर डिटरमाइनर आ गया बेटा, दैट मीन्स समझ जाओ कि नाउन को भदवा पकड़ लिया। और भदवा में कोई शुभ काम नहीं होता है। तो याद रखना, नाउन के जस्ट पहले अगर डिटरमाइनर लग गया यानी भदवा लग गया तो वहां भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। इस बात को याद रखेंगे। तो जैसे ही नाउन के पहले डिटरमाइनर आया तो वहां याद रखेंगे नो आर्टिकल। नो आर्टिकल, किसी भी नाउन के जस्ट पहले अगर भदवा लग गया तो याद रखना है नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यह बात पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियो में भी मैं बताया हूं। आप उसमें कितना समझे थे ये तो आपको ही पता होगा, लेकिन फिर मैं बताया हूं इसलिए कि बार बार मैं बताऊंगा। जो कसम खा लिया है कि नहीं समझना है उसे भी समझा देना है, यही मेरा मिशन है। और इसी वजह से इस अंदाज में, इस तरीके से मैं एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूं। तो इस वाक्य में रोड के पहले जो डिटरमाइनर आया है, डिटरमाइनर आ जाने की वजह से यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे इस नियम के मुताबिक इसको आर्टिकल की जरूरत है,
जैसे मैं आज के बाद कभी कभी मैं सब्जेक्टिव टेस्ट भी लूंगा आप लोग का, तो कभी जैसे ऑनलाइन में भी मैं सब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह लूंगा। क्वेश्चन मैं अगर करूंगा आपसे कि इस नाउन, जैसे सेंटेंस दे दूंगा और आपसे पूछूंगा कि इस नाउन को, रोड को जो नाउन है, इसको आर्टिकल चाहिए कि नहीं, तो जवाब में आपको क्या बताना है कि इसको आर्टिकल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि यह नाउन सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है, यानी इसको आर्टिकल चाहिए। फिर मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसको आर्टिकल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वहां आपको जवाब देना है कि इस नाउन को आर्टिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि समय ठीक नहीं है, मुहूर्त खराब है, नाउन के पहले भदवा लग गया है, इसलिए यहाँ आर्टिकल आएगा नहीं। भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे भदवा के चलते, डिटरमाइनर के चलते, लेकिन जरूरत है इसको आर्टिकल की, इसके आने की वजह से आर्टिकल का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। आई थिंक यह बात भी आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब एक सेंटेंस मैं और लिखता हूं, एक सेंटेंस और मैं बताता हूं, यानी यह वाक्य कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत शायद आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, आपके कमरे में एक कुर्सी है। एक सेंटेंस फिर मैंने लिखा, आपके कमरे में एक कुर्सी है बराबर प्रेजेंट, और इस वाक्य में भी कोई काम नहीं, नो एक्शन है, तो क्लियर हो गया कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट नो एक्शन का है। इसमें भी एम, इज, आर में से किसी का प्रयोग करेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब देखना है, सिंटेक्स करना है। मुख्य रूप से कुर्सी की चर्चा हो रही है, ये सब्जेक्ट है बराबर होना वर्ब। कोई आदमी कह रहा है, देखो समझो सीखो इसको, कोई आदमी कह रहा है ओरिजिनल वाक्य अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द ओरिजिनल सेंटेंस इन द गिवन सेंटेंस, तो आप बोलेंगे एक कुर्सी है, यही है ओरिजिनल। एक कुर्सी है, कहाँ है? तो कमरे में। कौन कमरे? तो आपके कमरे। सेंटेंस को तोड़ दीजिए, बड़ा से बड़ा सेंटेंस है उसको तोड़ना सीखिए। डॉक्टर दो होते हैं, दो है, एक फिजिशियन है, दूसरे सर्जन है। ठाकुर सर के यहाँ, मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो सर्जन बन के निकलते हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ सिखाता हूँ। एक एक चीज को तोड़ दीजिए, एकदम अलग अलग कर दीजिए, पार्ट पार्ट अलग कर दीजिए, फिर उसको जोड़ दीजिए। कुर्सी सब्जेक्ट है, हो गया वर्ब, और कुर्सी है कहाँ? कमरे में। कमरे हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मालूम हो गया। अंग्रेजी में बनाना है, गौर से यहाँ देखिए, आपके कमरे में एक कुर्सी है, इस वाक्य का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली वर्ब के नजदीक है, तो यहाँ भी इसको देयर से डिटरमाइन करना होगा। सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिटरमाइनर के जगह यहाँ प्रयोग करेंगे देयर का, वर्ब आएगा सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार। कुर्सी जो सब्जेक्ट है यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके अनुसार एम, इज, आर में से यहाँ इज आएगा। अब सब्जेक्ट लाना है, कुर्सी का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे चेयर, देयर इज चेयर। अब ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट क्या है? कमरे, कमरे का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे रूम। सेंटेंस का एक ढांचा तैयार हो गया, स्ट्रक्चर बन गया, डिटरमाइनर वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इतना बन गया। अब वाक्य हिंदी में पढ़ के देखना है क्या क्या छूटा हुआ है, तो गौर से देखिए। कुर्सी से पहले जो एक है ये एडजेक्टिव है, लेकिन इस पे दिमाग हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि पिछले वाक्य में मैं अभी डिस्कस किया हूँ। कमरे से पहले आपके, ये आपके जो शब्द है ये नाउन के बदले आया है, प्रोनाउन है, और कमरे से संबंध बता रहा है। इसको ऐसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। ग्रामर की बुक अगर देखेंगे तो वहाँ फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ आपको मिलेगा इसके बारे में पॉजेसिव केस का प्रोनाउन। तो बात वही है, ये पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, संबंध बताने के लिए आया है। तो रूम से पहले यहाँ फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अब आपके जो है यह है सेकेंड पर्सन सिंगुलर, तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लुरल दोनों में लाते हैं यू, योर, यू। अब यू, योर, यू में से फर्स्ट एटिव यहाँ लाना है, तो यहाँ लाएंगे योर। संबंध बताने आ गया। अब देखिए गौर से, कमरे से संबंध बताने आया में,
ये मे जो है ये प्रीपोजिशन है, तो यहाँ योर रूम जो लिखे इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। अब प्रीपोजिशन के जगह आ गया इन, वाक्य बन गया देयर इज चेयर इन योर रूम, इतना बन गया। अंत में लास्ट में जो रूल है एस नाउन एस आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, इसको अप्लाई करना है। इस वाक्य को पढ़ के देखना है कि इस वाक्य में कोई नाउन है कि नहीं, आर्टिकल चाहिए कि नहीं। तो गौर से पहले देखिए यहाँ नाउन खोजिए, इसमें कमरे जो है ये नाउन है और कुर्सी भी नाउन है। अब कमरे को चेक करना है। मैं अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया हूँ कि आर्टिकल के लिए वाक्य में नाउन चाहिए। कैसा नाउन चाहिए? सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन चाहिए। तो गौर से देखिए, कमरे जो नाउन है ये एक है इसलिए सिंगुलर है। कमरे का मतलब एक जाति है तो कॉमन भी है। कमरे को हम गिनते हैं इसलिए काउंटेबल भी है। तो यह जो नाउन है ये सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब इस नाउन को आर्टिकल की जरूरत है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया भदवा का कंसेप्ट दिया, ठीक उसी तरह से अब एक दूसरा कंसेप्ट भी यहां मैं दे देता हूं, फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको पॉजेसिव केस का प्रोनाउन भी बोलते हैं। याद रखना है बेटा, फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन बराबर याद रखो खरमास। यानी भदवा और खरमास समझ लीजिए ऐसा समय है जिसमें कोई भी शुभ काम, अच्छा काम नहीं किया जाता है। अगर आपकी शादी की कहीं बातचीत चल रही है, भदवा पड़ गया या खरमास पड़ गया, तो उसमें छेका छेकी ये सब जो होता है ये सब नहीं हो सकता है। क्योंकि पंडितों का कहना है कि ये टाइम अच्छा नहीं माना जाता, ये शुभ समय नहीं है। बात समझ रहे होंगे शायद। तो फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी नाउन में अगर दिखाई दे दे तो समझ जाइएगा आपकी यहाँ खरमास लगा हुआ है। खरमास लगा मतलब ये अच्छा टाइम नहीं है, खराब समय चल रहा है। तो जब छेका छेकी होबे नहीं करेगा तो जो डब्बा में मिठाई मिलता है आपको पैकेट खाने के लिए, ये सब मिलेगा? ये संभव ही नहीं है कि ये मिले। तो इसके लिए कंसेप्ट एक याद रखना है कि कोई भी नाउन है वाक्य में और उस नाउन के जस्ट पहले अगर आ गया फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन, तो नाउन के जस्ट पहले अगर ये आ गया तो याद रखना वहां भी भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वहां भी याद रखना है नो आर्टिकल। ये भी एक नया कंसेप्ट है। तो इस वाक्य में कमरे जो नाउन है, अगर यहाँ रूम के पहले आर्टिकल ए लगा देंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूम से पहले यहाँ योर फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन आया है। तो इसके आने की वजह से आर्टिकल का प्रयोग रूम को आर्टिकल नहीं देंगे, रूम के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए अगला नाउन क्या है? कुर्सी। कुर्सी यहाँ देखिए आर्टिकल का ये रूल है, ऐसा नाउन मिलना चाहिए आर्टिकल के लिए। तो कुर्सी जो नाउन है बेटा, कुर्सी कितना है यहाँ? एक है। एक मतलब सिंगुलर है। कुर्सी जो है सिंगुलर मिल गया। कुर्सी का मतलब एक जाति का बोध हो रहा है इसलिए कॉमन भी मिल गया। कुर्सी को हम गिनते हैं इसलिए ये काउंटेबल भी मिल गया। तो कुर्सी जो नाउन है बेटा ये सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल भी है। तो इससे क्लियर हो गया कि इस नाउन को भूख लगी है, मतलब आर्टिकल चाहिए। तो अब यहाँ चेयर के पहले, अब गौर से देखो, इसके साथ कोई मुहूर्त में गड़बड़ी नहीं है, न इसको भदवा पकड़े हुआ है न खरमास पकड़ा है, इसका समय बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो यहाँ चेयर के पहले आर्टिकल चाहिए, यानी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चेयर के पहले आर्टिकल आ गया, ए वाक्य बन गया देयर इज अ चेयर इन योर रूम। यह वाक्य कंप्लीट हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेटा अभी मैं 3 वाक्य आप लोगों को बताया हूं देयर एज अ डिटरमाइनर चैप्टर के अंतर्गत, और यदि आप ध्यान से सुने हैं, जो मैं सिखाने की कोशिश किया हूं, समझाने की कोशिश किया हूं, अगर मेरी बातों को आप ध्यान से सुने हैं, मेरा विश्वास है 99% नहीं 100% विश्वास है कि कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मैं जो कह रहा हूं इस बात में सच्चाई कितनी है आप चैट के ऑप्शन में या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा कि आप लोगों को
कितनी संतुष्टि मिली मेरे इस टॉपिक को समझाने के तरीके से, आप कितने संतुष्ट हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर सेटिस्फैक्शन, आई वुड लाइक टू नो। आई वेट फॉर योर रिएक्शन, आई वेट फॉर योर रिप्लाई। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं मिलता हूं। इस टॉपिक का कुछ एग्जांपल्स और मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करूंगा। इसमें फिलहाल मैं आज इजाजत चाहता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूं। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ज्वाइनिंग दिस क्लास। और एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर मेरा कंसेप्ट, मेरा तरीका अच्छा लगता है आपको, मेरी बातें आप समझ पाते हैं, आपका सेंस डेवलप कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि ठाकुर इंग्लिश रिसर्च सेंटर जो ऐप है, इसकी जानकारी आप अपने मित्रों को भी दे। कुछ ऐसी परेशानी थी जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। रेगुलरली मैं क्लास प्रोवाइड करूंगा। आपके मन में जो भी डाउट है, सारा डाउट मैं क्लियर करूंगा। और मैं इतना आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, आपके बारे में, हर स्टूडेंट के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं न जानते हुए आपके बारे में जो अनुभव अभी तक मैं पाया हूं, उस अनुभव के आधार पर कर रहा हूं कि रेगुलरली, ईमानदारी से, शुरू से अंत तक अगर मेरा क्लास आप अंग्रेजी का कर लेते हैं तो अंग्रेजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पूरा कोर्स खत्म होगा, फिर मैं यह क्वेश्चन आपसे करूंगा कि आज की स्थिति क्या है, आप बताओ। हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो शुरू में जब आए थे तो मेरे पास बोले थे कि सर सब विषय में ठीक है, अच्छा स्कोरिंग हो रहा है, लेकिन कृपा करके अंग्रेजी में कुछ कीजिए। अंग्रेजी के नाम से माथा गर्म हो जाता है, डर लगता है। और आज उन बच्चों से जब मिलता हूँ, बहुतेरे ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी आज के डेट में पढ़ा रहे हैं, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और सुबह में या शाम में एक आध घंटा क्लास भी लेते हैं और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और वहीं बच्चे, एक ऐसा टाइम था जब बोलते थे कि अंग्रेजी के नाम से माथा दर्द करने लगता है, अंधेरा लगता है। तो सच्चाई इसमें क्या है वो तो जब आप क्लास करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में, इस क्लास में बस इतना ही। वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज्वाइनिंग दिस क्लास।